हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो एक बार फिर से एनसीईआरटी के सेशन में हम लोग मीट करते हैं। एनसीईआरटी की 5th एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फिनिश की हैं, तो 5th एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूँ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1। ये थियोरेटिकल है, इसके ए बी सी डी ई एफ पार्ट है और सारा थियोरेटिकल है। तो मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज, ए वेक्टर नीड्स 3 quantities for its specification. Name the 3 independent quantities conventionally used to specify earth magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटिटीज चाहिए। तो 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? तो ये फर्स्ट कौन सा है? एंगल ऑफ या डिक्लिनेशन, जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी कहते हो। दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 क्वांटिटीज हैं जो इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करती है। कहीं पे भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अर्थ का, तो हमें ये 3 क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 3 क्वांटिटीज कहीं भी पता है तो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को जेट कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप एट ए लोकेशन इन साउदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल जितने एंगल से डिप होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अलाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ डिप होता है। और एंगल ऑफ डिप की खास बात क्या है? अर्थ के इक्वेटर पे होता है 0 और पोल पे 90, और बाकी समय 0 से 90 की तरफ इंक्रीज हो जाता है। तो जो कंट्रीज पोलर रीजन के आसपास है उसमें एंगल ऑफ डिप ज्यादा होगा, और जो इक्वेटर के आसपास है उसमें एंगल ऑफ डिप कम होगा। तो ये नॉलेज में रखना है, उससे ये आंसर दे सकते हैं। एंगल ऑफ डिप एट लोकेशन इन साउदर्न इंडिया इज 80 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट ए ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? ग्रेटर, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो नॉर्दर्न पोल की तरफ है, कनाडा के आसपास, तो ऊपर की साइड में, इसलिए एंगल ऑफ डिप वहां पे ज्यादा होगा, लगभग 70 डिग्री के आसपास होता है ब्रिटेन में। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा आंसर हो गया मोर देन 18 डिग्री। सी पार्ट, इफ यू मेड ए मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, would the line seems to go into the ground or comes out of the ground? into the ground और out of the ground डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, क्योंकि आपको पता ही है एक नॉर्मल मैग्नेट की टेंडेंसी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से बाहर आती है, साउथ में अंदर आती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, क्लोज लूप बनाती है। तो जो मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया, वो साउदर्न पार्ट में, ये साउथ ये नॉर्थ, और आपको पता है ये ज्योग्राफिकल साउथ लिखा हुआ है, और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो
यहाँ पे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल से लाइन बाहर आती है, तो ग्राउंड से बाहर आएंगी, ग्राउंड में अंदर नहीं जाएंगी, तो कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। सी का पार्ट होगा 5.1 का सी, line seems to go into ground or come out of the ground, come out of ground, क्योंकि आपको रीजन क्लियर पता ही है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास है ऑस्ट्रेलिया का, मेलबोर्न तो इधर वाले पार्ट में है, साउदर्न ज्योग्राफिकल पार्ट में मैग्नेट का नॉर्थ वाला पोल होता है, और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल की तरफ इसका साउथ होता है, तो यहाँ नॉर्थ पोल से बाहर आती है, मैंने बनाया भी है, नॉर्थ पोल से बाहर आएंगे, तो सीम्स टू कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड। डी पार्ट है, इन विच डायरेक्शन वुड ए कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ पोल। यह मैग्नेटिक कंपास के बारे में पूछा गया है। इन विच वुड ए कंपास फ्री टू मूव, जो कंपास होती है मैग्नेटिक कंपास, उसमें छोटा सा पॉइंटर होता है, छोटी सी नीडल होती है, वो खुद भी एक मैग्नेट होती है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए बनाई गई होती है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, मान लो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल होता है, इस टाइप से होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, b cos 90 विच इज 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फील्ड होता नहीं है, और मैग्नेटिक कंपास हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूमने के लिए बनाई गई है, तो घुमाने वाला कोई फोर्स ही अवेलेबल नहीं है, यानी उससे कोई टॉर्क भी नहीं मिलेगा, इसलिए एनी डायरेक्शन, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक कंपास किस डायरेक्शन में लाइन करेंगी, एनी डायरेक्शन। ये है 5 का डी पार्ट, एनी डायरेक्शन। ई पार्ट है इसका, अर्थ इन अर्थ फील्ड इट इज क्लेम्ड रफली approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10 की power 22 joule per Tesla located at the center. Check the order of magnitude of the number in some way. Okay. इसमें दिया हुआ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ फील्ड इट इज क्लेम्ड रफली अप्रोक्सीमेट द फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 8 into 10 की पावर 20। मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये ई पार्ट है, मोमेंट है 8 into 10 की पावर जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है रफली। अब इसको चेक करना है, कह रहे हैं चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे। आप देखो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर पे लेते हैं, इक्वेटर में डायमीटर यूज होता है, और इसमें जो मान लो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा इसकी इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन r क्यूब। अगर हम निकालें इसमें तो 10 की पावर -7 मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 8 into 10 की पावर 22, और रेडियस दी हुई है इन्होंने 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर मतलब
10⁻³ का तो मीटर, इसका क्यूब। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है 0.31 गॉस। और जब प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू इक्वेटर पे मैग्नेटिक निकालते हैं तो इसी के अराउंड आती है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू मीट कर रही है, यानी ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट beside the main magnetic north-south pole, there are several local poles on the Earth's surface, oriented in different direction. How is such a thing possible at all? Local poles आपने देखा होगा, जैसे लेह लद्दाख है, वहां पे मैग्नेटिक मटेरियल के डिपॉजिट्स हैं। लेह लद्दाख में कहते हैं अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल कलर छोड़ दो तो पहाड़ के ऊपर की तरफ अपने आप ही खिंचने लगती है, चलने लगती है, यानी कि वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अर्थ में कई जगह ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स के डिपॉजिट्स हैं, तो उनका भी कोई मैग्नेटिक पोल होगा, ऐसे कहते हैं लोकल मैग्नेटिक पोल्स। तो लोकल मैग्नेटिक पोल्स इन मैग्नेटिक मटेरियल के डिपॉजिट की वजह से होते हैं। तो ये इसका आंसर था। ये फर्स्ट का आंसर है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल था, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर। फाइव 5.2 ये भी थ्योरेटिकल है। 5.2 कह रहा है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। Does it also change with time? If so, on what time scale does it change appreciably? Yes, ये टाइम के साथ भी चेंज होता है। आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ में ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और ये मैग्नेट होती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसमें साउथ और नॉर्थ पोल की पोजीशन भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कभी भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो वेरिएबल है। तो मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि कितना टाइम होगा जिसमें ये इतना चेंज हो जाए कि हम इसे नोटिस कर पाए, रिमार्केबली चेंज हो पाए। तो लगभग 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में ये रिमार्केबली चेंज होता है। वैसे अगर लेटेस्ट स्टडी आप देखें, अभी 10 ईयर्स में, 10 साल में, 1 डिकेड में ये 1 डिग्री लैटिट्यूड से चेंज हो रहा है, लगभग 110 किलोमीटर। 1 डिग्री लैटिट्यूड यानी लगभग 110 किलोमीटर, जो कि रिमार्केबल है। 110 किलोमीटर कम नहीं है, इतना शिफ्ट हो गया 1 डिकेड में। अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन। हम सब जानते हैं अर्थ की कोर में आयरन है, मोल्टन आयरन है। ये जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज ए सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्यों? देखो, जो मोल्टन आयरन है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। जियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि मोल्टन आयरन इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, तो इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स इसे नहीं मानते। सी है क्वेश्चन नंबर सी, 5.2 का सी। द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आप कहेंगे जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की नेचर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होना ही चाहिए अर्थ में, बट अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसका रीजन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका रीजन भी दिया है कि अर्थ की कोर है, ये कोर के आउटर रीजन में इधर करंट्स होती है। तो इन्होंने कहा है द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसी की वजह से होता है। व्हाट माइट बी द बैटरी टू सस्टेन दिस करंट। अब करंट ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है करंट तभी फ्लो होती है, और V और I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये आपने कंडक्टर के लिए पढ़ा था। बट ये फिक्स है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे करंट तभी फ्लो होंगे, ठीक है। तो वहां पे सेल बैटरी होते थे,
यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उनकी बैटरी कहाँ है? तो उसका आंसर है कि बहुत सारे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के अंदर, और उसमें ट्मेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा ऑटोमेटिकली निकलती रहती है स्पॉन्टेनियसली। तो इसलिए इसका रीजन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ में हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड several times during its history of 4 to 5 billion years। अगर अर्थ की हिस्ट्री को आगे देखें 4 to 5 बिलियन ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें इसने कई बार पोल्स को रिवर्स भी किया है, नॉर्थ साउथ बन गया, साउथ नॉर्थ बन गया। अभी 7 लाख साल में भी ऐसा हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ों अरबों सालों की बात हमारे साइंटिस्टों को, हमारे जियोलॉजिस्टों को कैसे पता चलती है? तो सिंपली रॉक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है रॉक्स का, उसके एनालिसिस से। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ रॉक मैग्नेटिज्म, एनालिसिस ऑफ रॉक मैग्नेटिज्म। तो रॉक से बहुत कुछ मिलता है। आपने पहले भी सुना होगा कार्बन डेटिंग होती है, कितने साल पुराना है कुछ, उससे पता चल जाता है। क्योंकि कार्बन C12 और C14 दो आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें कि C14 हमारा रेडियोएक्टिव होता है, वो कन्वर्ट होता था अपने अभी C12 में। तो कितना पोर्शन कन्वर्ट हो गया, उसमें कितने साल लगे होंगे, उससे कार्बन डेटिंग का पता लगाया जाता है। यानी कि जो रॉक्स हैं वो बहुत कुछ क्लू देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रॉक्स हैं उसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का की प्रिंट यानी इम्प्रेशन होता है। तो जो रॉक है उसके मैग्नेटिक फील्ड के एनालिसिस से, रॉक मैग्नेटिज्म के एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं, ज्योलिस्ट उसी से पता करते हैं। ये है द अर्थ फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम द डायपोल शेप substantially at large distance। What agency may be responsible for this distortion? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ये इतने एकदम डिरेक्टली अपोजिट नहीं होते। जैसे ये साउथ है, नॉर्थ है, बिल्कुल ऐसे नहीं होते। हो सकता है नॉर्थ यहाँ हो, यहाँ हो, और ये चलते भी रहते हैं, ये डिपार्ट भी होते रहते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, the earth field departs from the dipole shape substantially at large distance greater than 30,000 km। What agency may be responsible for this distortion? इसके डिस्टॉर्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टॉर्शन के रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगेन मोशन ऑफ दी आयंस, जो आयंस है मूव करते रहते हैं, आयंस के मोशन कहते हैं करंट, और करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस करता है। और ये आयंस के मोशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है? बहुत सारे टेरेस्ट्रियल डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे सोलर विंड। ठीक है, सोलर विंड, इनकी वजह से टेरेस्ट्रियल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इन टेरेस्ट्रियल डिस्टर्बेंस की वजह से आयंस का मोशन इन्फ्लुएंस होता है, और आयंस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टॉर्ट होता है। तो इसका रीजन है मोशन ऑफ द आयंस। द अर्थ की, अच्छा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इंटरस्टेलर शेप हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -12 टेस्ला। Can such a weak field be of any significant consequences? Explain। इंटरस्टेलर यानी कि स्पेस में बहुत दूर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, लगभग 10 की पावर -12 टेस्ला, यानी 10 की पावर -4 की पावर 3, यानी कि
1 गॉस का वो ये 10⁻4 क्या होता है गॉस, तो 1 गॉस से ट्रिपल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 10⁻12 टेस्ला, इतना कम मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका कोई इन्फ्लुएंस होता है? यस, जो कॉस्मिक रेज आती हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, पैसेज ऑफ कॉस्मिक रेज इन्फ्लुएंस होती हैं। कॉस्मिक रेज, तो पैसेज ऑफ कॉस्मिक रेज इसकी वजह से इंट्रूस हो जाती है यहाँ पे, जब ये वहां से आती है। तो 5.2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5.3 क्वेश्चन पे आते हैं, या यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने 5.1 और 5.2 क्वेश्चन किए हैं। 5.1 और 5.2 क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बेस्ड थे और काफ़ी इंफॉर्मेशन इन दोनों क्वेश्चन में थी। आपको भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। जैसे मैग्नेटिक पोल्स जो है वो अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं, उनका रीज़न क्या है और क्या कितने टाइम में करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हुई। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हुई कि उसका सोर्स क्या है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 5.3, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस with its axis at 30 degree with uniform external magnetic field of 0.25 Tesla. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट m, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस, इस तरह से प्लेस की गई है नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ और ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड है 0.25 टेस्ला, बी की वैल्यू है 0.25 टेस्ला। टॉर्क और भी मैग्नेटिक टॉर्क भी दिया है, टॉर्क कितना रखा है 4.5 into 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? तो जब भी किसी मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क लगता है और टॉर्क की कोशिश होती है कि मैग्नेट को अलाइन कर ले अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अलाइन का मीनिंग होता है हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अलाइन हो जाए, बिल्कुल सीधी जाए, उसके लिए टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, एम बी साइन थीटा, सॉरी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे टॉर्क की 4.5 into 10 की पावर -2, एम में निकालना है, बी दिया हुआ है 0.25 और साइन थीटा साइन 30 1/2। एम इज इक्वल टू कितना हो गया 4.5 into 10 की पावर -2, 0.25 और नीचे 2 ऊपर गया। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट 0.36 आएगा, 0.36 जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5.4, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? What is potential energy of the magnet in each case? तो यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार।
क्वेश्चन नंबर है 5.4। जब एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होता है, जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर ये नॉर्थ ये साउथ यानी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, बीच में एंगल 180 डिग्री, तो इक्विलिब्रियम में तो होगी, बट ये होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये आपने देख लिया कब कब होता है, क्वेश्चन 5.4। ठीक है, तो यहां पर ये फिगर आपको किससे क्लियर दिखाई दे रही होगी, मैं आपको बड़ी फिगर बनाया था। यहां पर ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये है, यहां एक मैं मैग्नेट बनाता हूं और एक ये, इसमें ये साउथ है ये नॉर्थ, और यहां पे इधर नॉर्थ है इधर साउथ। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, यहां पे इधर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फील्ड इधर और मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर, इसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये है स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। आगे पूछ रहे हैं शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट 0.32, जिसमें वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की 0.32 जूल पर टेस्ला, is placed in uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला। The bar is free to rotate in the plane of the field, which of the origin would correspond to its stable and unstable equilibrium। हो गया, which what is the potentiality of the magnet in each case। पोटेंशियलिटी और निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U is equal to minus mb cos थीटा। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसमें थीटा 0 रखना है आपको, तो माइनस यहां माइनस कर दिया, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। जब अनस्टेबल है तो माइनस एम की वैल्यू रखी है 0.32 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 cos 01। इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टेबल में, तो ये आएगी -4.8 into 10 की पावर -2 जूल। अनस्टेबल में cos 180 cos माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में होगा u इज इक्वल टू प्लस एम बी, तो ये चीज आएगी बट प्लस के साथ आएगी, तो 4.8 into 10 की पावर -2 जूल। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पोजीशन की। क्वेश्चन नंबर 5.6 5.6 कहता है if the solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field
is 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of torque on the solenoid when it is its axis makes an angle 30 degree with the direction of the applied force? तो मैं आपको बता दूं, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट एट पार होते हैं क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबल करती हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट आप बार मैग्नेट के साथ कर रहे थे, अगर बार मैग्नेट को हटाकर हम उसके लिए सोलेनॉइड ले आए तो भी सेम बिहेवियर रहेगा। तो क्वेश्चन सेम ही है, थीटा दिया हुआ है, टॉर्क पूछ रहे हैं, एम बी साइन थीटा, सब कुछ वैसे लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5.6 क्वेश्चन कहता है, if the solenoid in XL 5.5 is free to turn about the vertical direction and uniform horizontal magnetic field 0.25 Tesla, magnetic field 0.25 Tesla है। if the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond? What is magnitude of torque on the solenoid when its axis measuring 30 degree? तो आप देखो, ये आपकी बार मैग्नेट थी जो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब इन्होंने यहाँ पे रख दिया सोलेनॉइड, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना है, जो फॉर्मूला वहां लगाया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, तो एम बी साइन थीटा। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है इन्होंने, थीटा 30 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि लास्ट वाला केस था तो मैग्नेटिक मोमेंट हम उसी का यूज करेंगे। यहाँ 5.6 हम कर रहे हैं, बट इससे पहले 5.5 क्वेश्चन छूट गया हमारा, इसके बाद ले लेंगे हमको। तो इसका एम ले लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 0.60 है, पहले वाले क्वेश्चन से आ रहा है, इंटू बी यहाँ पे दे रखा है 0.25, साइन 30 1/2। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल, या आप इसे रखते हैं न्यूटन मीटर से, अगर कंफ्यूज कर रहा है। जूल, न्यूटन मीटर और जूल एक ही बात होती है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो सम टाइम टॉर्क को भी जूल किया जाता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला का सेम होता है। एम बी साइन थीटा, ये था इसका आंसर। अब 5.5 कर लेते हैं, जो छूट गया है। एक क्लोजली वूंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स, एक सोलेनॉइड है, इसमें टोटल नंबर टन्स है 800। और क्या क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। करंट जो फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग कॉइल का होता है IA और n टर्न्स का NI है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दो, इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा NIA, सब कुछ दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 800, करंट 3 एम्पियर, एरिया 2.5 इंटू 10 की पावर -4। ये दिया हुआ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.60 आएगा, 0.60 जूल पर टेस्ला। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसी का एम हमने यूज किया था, और व्हाट इज एसोसिएटेड, बस उन्होंने ये पूछा है 5.5 में, और 5.6 में इसका यूज किया था हमने मैग्नेटिक मोमेंट का, और उन्होंने पूछा था जब 30 डिग्री बनाना है तो उस डायरेक्शन में इसमें टॉर्क कितना होगा। तो एम बी साइन थीटा का एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमने यहां से लिखा था,
बस इतना तो 5.5 और 5.6 आपका हो गया। फाइव पॉइंट सेवन ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 टेस्ला। तो जो कह रहा है एक बार हम उसका फिगर बना लेते हैं। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला lies aligned with the direction of uniform magnetic field। field है 0.22 टेस्ला। What is the amount of work done required to turn the magnet so to align its magnetic moment normal to the field direction? Okay. यहां पे एक मैग्नेट रखी है साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है। इसको 90 डिग्री से रोटेट कराना है। तो थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री से रोटेट कराने में कितना वर्क होगा? What amount work done required to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field? तो वर्क का फॉर्मूला होता है W is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1। cos थीटा 2 कितना है 90, cos 90 0 माइनस cos थीटा 1 0, तो -1 हो गया और माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस एम बी कर दो। एम और बी की डायरेक्शन ऊपर दी हुई है 1.5 इंटू 0.22 और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.33 जूल। ये आएगा 0.33 जूल। ये फर्स्ट हो गया। और इसके साथ ही एक और पार्ट पूछा उन्होंने, नॉर्मल टू द फील्ड एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेट रखी है ऐसे, इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया ऐसे। थीटा हो गया 180, थीटा 2 कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क हो गया माइनस एम बी फॉर्मूला कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस एम बी कॉस थीटा 2 है 180, कॉस 180 -1 होता है और कॉस 0 बी 1 होता है -2 इंटू -2 2 एम बी। अभी आपने एम बी निकाला था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 0.66 जूल। तो 0 से 180 डिग्री तो घुमाने में इसे वर्क करना पड़ा 0.66 जूल प्लस का। इन्होंने बी पार्ट ही पूछा है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन दी मैग्नेट इन केस 1 एंड 2, यानी जब थीटा 90 है तब कितना टॉर्क होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा और साइन 90 0। तो जब 90 पर है तब कोई टॉर्क नहीं रहेगा उस पर, और सॉरी साइन 90 पर, आई एम रियली सॉरी। तो इसमें मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो जब साइन 0 और 180 है, वह थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, तो साइन जो होता है साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0 होता है। तो इस सिचुएशन में और इसमें टॉर्क 0 होगा। 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क होगा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 91, तो एम इंटू बी, एम इंटू बी आएगा आपका 0.33 टेस्ला न्यूटन मीटर। तो टॉर्क आ गया आपका
0.33 न्यूटन मीटर। तो जब 90 डिग्री पे रखा हुआ है तब इतना टॉर्क 0 पे और 180 पे 0 होगा। क्वेश्चन 5.8, एक क्लोजली वून्ड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टन्स है, एरिया दिया हुआ है इन्होंने, कैरिंग करंट भी दी हुई है, सस्पेंडेड थ्रू सेंटर थ्रू अलाइंग इट टू टर्न इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तरह से लटका दिया है बीच में से, एक यहां से स्ट्रिंग है उसमें लटका दिया, ये घूमने के लिए इस तरह से फ्री है, ठीक है। तो इस पे इन्होंने पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क पूछा है, कितना होगा, सब कुछ दे रखा है, ये भी डायरेक्ट है। 5.8 मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 2000, करंट फ्लो हो रही है ईच टर्न्स से 4 एम्पियर और एरिया दे रखा है 1.6 10 की पावर -4। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और वो आएगा आपका 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज M। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की वैल्यू दी हुई है 7.5, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इक्वल टू 7.5 into 10 की पावर -2 टेस्ला। टॉर्क डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ mb sin थीटा, थीटा कितना दिया है इन्होंने 30 डिग्री, सेटअप एट एन एंगल 30 डिग्री, sin 30। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाला था 1.28, मैग्नेटिक फील्ड 7.5 into 10 की पावर -2 sin 30 1/2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आएगी 1.28 5.8 4.8 into 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्म में बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन इनके एनसीईआरटी के बहुत अच्छे हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले के। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा लीस्ट रूल है, सिर्फ मुझे फॉर्म में रखना है, वैल्यू पुट करनी है, देख के आप भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। 5.8 हो गया। नाउ 5.9 पे आते हैं। हाँ, इन्होंने फोर्स और पूछा था। हमेशा याद रखो, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल रखा हो उस पे फोर्स 0 होता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये चाहे सोलेनॉइड है या बार मैग्नेट है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ होती है सेम। तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है पी की डायरेक्शन में और साउथ पे अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स शिफ्ट हो जाते हैं सेंटर ऑफ मास पे। दोनों फोर्स है इक्वल अपोजिट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो एम बी और एम बी दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट। नेट फोर्स 0 होगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स नहीं लगता, सिर्फ टॉर्क लगता है। 5.9 आते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टन्स,
5.9 कह रहा है इस सर्कुलर कॉइल है 16 टन, एन है इसका 16 टन, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर इज 10 into 10 की पावर -2 मीटर, कैरिंग करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, रेस्ट विद इज प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड की वैल्यू दी है 5 into 10 की पावर -2, मैग्नेटिक फील्ड है 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला। Coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction when the coil is turned slightly and released is oscillate about its stable equilibrium and frequency 2 per second। फ्रीक्वेंसी दी है 2 per second, सेकंड की पावर -1, तो टाइम पीरियड हो गया 1/2, दिस इज 0.5 सेकंड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑसिलेट करने लगती है। क्यों करने लगती है? देखिए, कॉइल और मैग्नेट एक ही जैसा बिहेव करती हैं, तो मैं आपको बार मैग्नेट को लेकर समझा रहा हूँ। ये मैग्नेट इसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, इसमें टॉर्क पैदा हो जाएगा क्योंकि थीटा आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, थीटा आती टॉर्क आ गया, टॉर्क इसको वापस घुमा के लाएगा और अलाइन करेगा। यहाँ पे आगे ड्यू टू इनर्शिया ये थोड़ी आगे जाएगी, फिर टॉर्क लगेगा, इसको रोकेगा और वापस लाएगा, ड्यू टू इनर्शिया और आगे जाएगी। इस तरह से ये ऊपर नीचे होती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। उस ऑसिलेशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला सब जानते हैं, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट i अपॉन mb। i करंट है, m मैग्नेटिक मोमेंट है, और m है यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, और b है मैग्नेटिक फील्ड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू रखनी है आपको सर t 0.5 2 पाई i। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है, m दे रखा है नहीं, m निकालना है, m इज इक्वल टू n n नंबर ऑफ टर्न 16, i दे रखा है 0.75, एरिया दे रखा है पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 10 की पावर -1। ठीक है, इसको आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है कैलकुलेट नहीं किया गया, छोड़िए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, आई एम हो गया। अब यहां पर हमें आई निकाला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, बी हो रहा, तो आई अपॉन एन बी स्क्वायर कर देते हैं, 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम बी। तो आई की वैल्यू एम की जगह मल्टीप्लाई कर दो, I is equal to m into b into 0.5 into 0.5 upon 4 pi square, 4 into pi square लगभग 10 होता है, 3.14 into 3 लगभग अराउंड 10 ले लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट जाएगा 1.2 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो एम मतलब केजी और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5.10। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, a magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its pole north tip pointing down at 22 degree with the horizontal component of the earth magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss
डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थमेटिक फील्ड। ये कंप्लीटली अर्थमेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। या मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल ऑफ डेप्थ है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा जहां पे एंगल ऑफ डेप्थ क्या क्या दे रखा है, एक बार फिर से देख लें। मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। तो थीटा दिया गया है 22 डिग्री। होरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.35 गॉस। ये है 0.35 गॉस। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट बी प्लेस। बी क्यों निकालना है, ठीक है, तो बी cos 22 दे रखा है 0.35 cos, तो आंसर भी cos में आएगा। b इज इक्वल टू 0.35 अपॉन cos 22। cos 22 की वैल्यू 0.9272 0.9272 0.38 गॉस आंसर। 5.10 था ये क्वेश्चन। 5.11 एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका ए कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। फिगर बना लेते हैं। At a certain location in Africa, a compass points 12 degree west of geographical north। देखो ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तुरंत दिया हुआ है 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये 12 डिग्री वेस्ट की साइड में, नॉर्थ से 12 डिग्री हम वेस्ट की साइड में आएंगे 12 डिग्री। ये दिया है इन्होंने। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डिप सर्कल प्लेस इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। दी ओके, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एक वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से पास होता है, उसकी बात करें तो वहां पे उन्होंने एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 60 डिग्री। कैसे, वहां पे उन्होंने डिप सर्कल रखा हुआ है, प्लेस इन दिस प्लेस ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट्स 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज मेजर्ड to be 0.16 gauss, specified direction and magnitude of the earth magnetic field at that location। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, h इज इक्वल टू b cos 60। तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू h अपॉन cos 60। दिस इज b, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.16 दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और cos 60 होता है 1/2, 2 पर गया, तो ये हो गया 0.32 गॉस। Compass points 12 degree west of the geographical north. B lies in the vertical plane 12 degree west of geographical meridian
Further, B is directed 60 degree upward the horizontal line in the magnetic meridian. ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन उन्होंने खुद दी है कि यहां से आ रहा है नॉर्थ से 12 डिग्री, और जैसे ये आई 12, ये नॉर्थ साउथ है, हम 12 डिग्री पे आए तो ये 60 डिग्री डिप हो गया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया और इस प्लेन की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में 5.12 तक रखेंगे, फिर 5.13 से आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 5.12 कह रहा है ए शॉर्ट बार मैग्नेट है, शॉर्ट वर्ड आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। लिखते जाते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है। For 5.12 शॉर्ट बार मैग्नेट है, नेगेटिव मोमेंट दिया है, एम की वैल्यू दी हुई है 0.48 जूल पर टेस्ला। एक्सिस एंड इक्विटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक। ओके, मान लो शॉर्ट बार मैग्नेट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं इक्विटोरियल लाइन, और इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। तो यहां पे एक पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट है यहां पर और यहां पर, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट बार मैग्नेट का अगर इक्विटोरियल लाइन है, बी का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यूब, और इसका डबल कर दोगे तो एक्सियल लाइन पे होगा, एक्सियल लाइन पे होगा 2b। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डबल कर देना, एक्सियल लाइन पे आएगा। तो इक्विटोरियल लाइन किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, और इसको आएगा म्यू अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अब डिस्टेंस दे रखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब r इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ 10 की पावर -7, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 0.48, और आर क्यूब 10 की पावर -1 का क्यूब है 10 के -3। तो सिंपल सॉल्व हो गया, माइनस को प्लस किया तो ये गया 0.48 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। इसका डबल कर दोगे तो यहां आ जाएगा, इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.96 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये एक्सियल लाइन पे, ये इक्विटोरियल लाइन पे। ठीक है, एक्सियल लाइन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ साउथ होते हैं, नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई। इक्विटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एलोंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। यहां तक हमारे 12 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो इसमें द क्वेश्चन 1 और 2 थे वो काफी लॉजिकल थे, काफी नॉलेज बेस्ड थे। एक बार उनको आप ध्यान से फिर से देखना, आपको अर्थ मैग्नेटिज्म की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। और बाकी सारे क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो तक। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, गुड बाय।